फारूक और उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मिलकर कहा, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। श्रीनगर से लोकसभा सांसद और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी नेता हसनैन मसूदी भी थे। बैठक के बाद उमर ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार का कोई कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे राज्य की स्थिति खराब हो। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि वे न्यायाधीन मामलों को अदालतों को निपटाने दें और अन्य मामलों को एक निर्वाचित सरकार द्वारा निपटाया जाए। पीएम मोदी को यह भी अवगत कराया गया कि 1 साल से अधिक समय बीत चुका है जब राज्य में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका अध्यक्ष ने पीएम से अनुरोध किया कि वह सभी आवश्यक कदम उठाएं ताकि चुनाव आयोग सर्दियों से पहले विधानसभा चुनाव करा सके। बैठक की प्रशंसा करते हुए उमर ने कहा कि यह बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया था। उन्होंने मुलाकात के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। इससे पहले सोमवार को नेका ने लोकसभा में राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी मांगा था। इसके बाद उमर ने कहा था, जम्मू कश्मीर में अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से राज्य के हालात पर चर्चा करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि राज्य को लेकर केंद्र सरकार की मंशा को समझने की कोशिश की जाए और यह भी कि वे मौजूदा हालात को किस नजरिए से देख रहे हैं। नेका का पूरा ध्यान इस पर है। अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश बेनकाब, पाक सेना और आतंकियों का मंसूबा ध्वस्त। अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी सेना और आतंकियों द्वारा बड़ा हमला करने की साजिश बेनकाब हो गई है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तानी फौज की मदद से आतंकी अमरनाथ यात्रा के बालटाल और पहलगाम मार्ग पर हमला करने की फिराक में थे। इसके लिए पाकिस्तानी सीमा पर अतिरिक्त हथियार, गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर जमा किए गए थे। आतंकी कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस को पाकिस्तानी सेना व आईएसआई के इस प्लान की भनक लग गई थी। भारतीय सैन्य बलों ने घाटी में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की खेप भी पकड़ी है। अमरनाथ यात्रा में कोई रुकावट न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने वहां पर करीब 35,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक पिछले 3 सप्ताह से घाटी में लगातार ऐसे अलर्ट मिल रहे थे, जिनसे यह साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके बाद जब भारतीय एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में सर्विलांस बढ़ाई तो कई नए तथ्य सामने आए। कॉल इंटरसेप्ट से मालूम हुआ कि पाकिस्तानी सेना और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने मिलकर अमरनाथ यात्रा पर हमला करने का प्लान बनाया है। कश्मीर में सेना अटकलों का बाजार गर्म, धारा 377 हटाने से लेकर अलग राज्य गठन की अफवाह। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के नाते सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी होने और सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद से ही प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप, फेसबुक से लेकर ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के मंचों पर भी सेना की तैनाती को लेकर अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। किसी का कहना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 377 और 35 से हटाए जाने को लेकर ये सब हो रहा है तो कोई अलग राज्य गठन की अफवाह को सच बता रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 22 नवंबर 2018 से राज्यपाल शासन लगा हुआ है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे की खुफिया सूचना के बाद प्रदेश सरकार की ओर से शुक्रवार को अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। राज्य प्रशासन की ओर से पाक आतंकी हमले के अंदेशे पर अमरनाथ यात्रियों से घाटी छोड़ने की अपील की गई है। फ्रेंडशिप डे, इसराइल ने ट्वीट किया मोदी नेतन्याहू का वीडियो, पीएम मोदी ने हिब्रू में दिया धन्यवाद। फ्रेंडशिप डे पर भारत स्थित इस्राएली दूतावास ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट में इस्राएली दूतावास ने लिखा कि मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस्राइल एंड इंडिया के इस ट्वीट का जवाब हिब्रू भाषा में दिया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद और इस्राइल के शानदार नागरिकों और मेरे अच्छे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। समय के साथ भारत और इस्राइल ने समय के साथ अपनी मित्रता को और मजबूत किया है। हमारे संबंध मजबूत और सदैव चलने वाले हैं। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की दोस्ती जगजाहिर है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी को सबसे पहले बधाई दी थी। उन्होंने भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत करने का वादा भी किया था। पीएम मोदी जब जुलाई 2017 में इस
रायल यात्रा पर गए तो नेतन्याहू खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इस्राइल की यात्रा की। इस दौरान नेतन्याहू ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए हिंदी में कहा था कि आपका स्वागत है मेरे दोस्त। उनके इस कथन को लेकर खूब चर्चा भी हुई थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे का संकल्प राज्यसभा में पेश। कश्मीर मामले में बीते 2 दिनों से जारी कयासों और अफवाहों के दौर के बीच रविवार को केंद्र सरकार के स्तर पर हुई हलचल ने इसे और हवा दे दी है। पर्यटकों की वापसी और सरकारी तंत्र के लिए जारी कई दिशा निर्देश के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री राजीव गाबा और खुफिया विभाग के प्रमुखों के साथ मैराथन बैठक की। इसी बीच आमतौर पर हर हफ्ते बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक सोमवार को बुलाई गई है। सरकार की योजना इसी दिन कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल संसद में पेश करने की है, जबकि संसद सत्र के खत्म होते ही गृह मंत्री की कश्मीर यात्रा का खाका खींचा जा रहा है। संसद भवन में गृह मंत्री शाह ने एनएसए, गृह सचिव आईबी और रॉ के प्रमुखों के साथ करीब 3 घंटे बैठक की। बताते हैं कि हाल ही में कश्मीर घाटी से वापस लौटा एनएसए ने शाह को वहां की स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान कश्मीर के जल्द से जल्द पर्यटकों से खाली कराने की स्थिति और रणनीति पर भी गंभीर विमर्श हुआ। सूत्रों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के जारी रहते ही पाकिस्तान की ओर से बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। यह कोशिश लगातार जारी है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिक और आतंकवादी मारे गए हैं। इसी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा को निलंबित करने और पर्यटकों को तत्काल वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। अनुच्छेद 370 पर लद्दाख से भाजपा सांसद का जोरदार भाषण। लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग ने अनुच्छेद 370 को लेकर लोकसभा में जोरदार भाषण दिया। उनके भाषण पर सत्ता पक्ष ने खूब मेजें थपथपाईं। भाषण के दौरान सदन में कई बार ठहाके लगे। गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सेरिंग के संबोधन का मेज थपथपाकर स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उनकी तारीफ की। जामयांग सेरिंग ने अपने भाषण में कहा कि हम किसी भी हालत में कश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन पिछली सरकारों ने हमारे पक्ष को जानने की कोशिश ही नहीं की। हमारी पहचान और भाषा अनुच्छेद 370 और कांग्रेस की वजह से लुप्त हुई है। जामयांग सेरिंग ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हम जैसे लोगों को देश प्रेम और देश के लिए मर मिटने का जज्बा दिया। जामयांग ने कहा कि धारा 370 हटने से 2 परिवारों की रोजी रोटी जरूर जाएगी, लेकिन कश्मीर का भविष्य उज्जवल होने वाला है। करगिल वाले केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में हैं और वहां कोई विरोध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। लद्दाख ने जम्मू कश्मीर का झंडा तो 2011 में ही नकार दिया था, क्योंकि हम भारत का अटूट अंग बनना चाहते हैं। तिरंगा हमारी पहचान है। जिस लद्दाख को पिछली सरकारों ने नकार दिया, उसे इस सरकार ने समझा है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन। नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली में निधन हो गया। उसे कल एम्स में भर्ती कराया गया था। वह पहली महिला थी विदेश भारत की मंत्री, 67 वर्षीय नेता, जिन्होंने लोकसभा में अपना चौथा कार्यकाल पूरा किया था। लंबे समय से उनकी पार्टी की सबसे प्रमुख महिला चेहरा थी। वह 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री थी, जब वह 1977 में हरियाणा सरकार में शामिल हुई थी और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। स्वराज ने 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 7 बार संसद सदस्य के रूप में और 3 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। उनकी सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक लड़ाई 1999 के लोकसभा चुनावों में बेल्लारी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ थी। वह गांधी के लिए उनकी पार्टी की राष्ट्रवादी महिला काउंटर थी, जो अक्सर उनके इतालवी मूल के लिए भाजपा द्वारा हमला करती थी। इससे पहले मंगलवार को सुषमा स्वराज ने राज्यसभा सदस्यों को बधाई दी, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। उसने 2016 में गुर्दे की विफलता के लिए इलाज किया था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री ने 2001-9 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। विमान घोटाला। सीबीआई के सामने पेश हुए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल। विमान घोटाले मामले में प्रफुल्ल पटेल बृहस्पतिवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पटेल ने एयर इंडिया और इंडियन
इन्स के मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिससे बाजार में भारी नुकसान हुआ। पटेल पर यह भी आरोप था कि उन्होंने कमीशन के लिए बाहरी कंपनियों से संपर्क किए, जिससे निजी, घरेलू और विदेशी एयरलाइनों को जबरदस्त फायदे हुए थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में बाढ़ का कहर। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारी बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। वहीं कोची हवाई अड्डे पर 11 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी विमानों का परिचालन रोक दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल में अगले 2 दिन में भीषण बारिश होने का अनुमान है। केरल के विभिन्न हिस्सों में लगातार जारी भारी बारिश के कारण 22 लोगों की मौत हो गई और 22,000 से अधिक लोगों को राहत केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें वायनाड, मलप्पुरम, कन्नूर और इडुक्की सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हालात की समीक्षा के लिए शुक्रवार सुबह एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि पिछले 3 दिनों में भारी बारिश के कारण 22 लोगों की मौत हुई है। विजयन ने बताया कि 24 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। सरकार ने भारतीय वायुसेना से सहायता मांगी है। बचाव अभियान में मदद करने के लिए एनडीआरएफ कर्मियों की 13 टीम और करीब 180 सैन्य अधिकारी पहले ही राज्य में पहुंच गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हो रहा इलाज का असर। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत अब स्थिर है। उन्हें सांस में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने वेंकैया नायडू के अस्पताल का दौरा करने के बाद इस बात की जानकारी दी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का दौरा कर अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी जेटली की सेहत की जानकारी ली। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट पर जेटली के स्वास्थ्य की जानकारी साझा की है। ट्वीट में लिखा गया है, डॉक्टरों ने उपराष्ट्रपति से कहा है कि जेटली पर इलाज का असर हो रहा है और उनकी हालत स्थिर है। उपराष्ट्रपति वहां मौजूद जेटली के परिवार के सदस्य से भी मिले। 66 वर्षीय जेटली को शुक्रवार सुबह कार्डियक न्यूरो सेंटर में ब्लड सैंपल और यूरिन प्रोफाइल की जांच के बाद आईसीयू में भर्ती कर लिया गया था। एम्स ने देर रात बयान जारी कर उनकी हालत को स्थिर बताया था। अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। पड़ोसी राज्य कर्नाटक रवाना होने से पहले शाह ने महाराष्ट्र के इन बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुबह शाह को पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम बाढ़ राहत उपायों और विभिन्न राहत टीमों के बीच समन्वय को लेकर प्रतिदिन एक दस्तावेज केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं। विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने और कोल्हापुर और सांगली जिलों में भारी वर्षा के चलते यह भयंकर बाढ़ आई है। पुणे, सतारा और सोलापुर जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या 40 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित कोल्हापुर और सांगली जिलों से कुल 3.78 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। महाराष्ट्र के बाद शाह ने कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य में बाढ़ के चलते 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चेन्नई से विशेष विमान के जरिए बेलागावी में सांब्रा हवाई अड्डे पर पहुंचे और सेना के विमान में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के सर्वेक्षण के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान के फैसले के बाद दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली लाहौर बस सेवा रद्द की। दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली लाहौर बस सेवा सोमवार को रद्द कर दी। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद इस बस सेवा को बंद करने का फैसला किया था। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने शनिवार को इस मैत्री बस सेवा को सोमवार से निलंबित करने का ऐलान किया था। निगम के अधिकारी ने बताया कि डीटीसी की एक बस सोमवार को सुबह 6 बजे लाहौर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान के बस सेवा निलंबित करने के निर्णय के कारण वह बस रवाना नहीं हुई। डीटीसी के एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा निलंबित करने के पाकिस्तान के फैसले के बाद डीटीसी 12 अगस्त से दिल्ली से लाहौर के लिए बस भेजने में समर्थ नहीं है। पाकिस्तान के पर्यटन विभाग ने शनिवार को टेलीफोन करके डीटीसी को सोमवार से बस सेवा निलंबित करने की सूचना दी थी। लाहौर के लिए आखिरी बस शनिवार सुबह को दिल्ली से रवाना हुई थी, जिसमें 2 यात्री थे।
वापसी में उसी दिन वह बस 19 यात्रियों को लेकर शाम को दिल्ली पहुंची थी। रविवार को बस नहीं चली थी। गुजरात के कच्छ में आतंकी घुसपैठ की आशंका। केंद्रीय खुफिया ब्यूरो ने आतंकी घुसपैठ की आशंका जताते हुए गुजरात पुलिस को सतर्क किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी भारत पाकिस्तान सीमा में गुजरात के कच्छ के रास्ते भारत में घुस सकते हैं। इन सीमावर्ती इलाकों में समुद्री पुलिस और सीमा सुरक्षा पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पूर्वी कच्छ की पुलिस अधीक्षक परीक्षिता राठौड़ ने कहा है कि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। राठौड़ ने कहा, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं कि कोई घुसपैठ न हो सके। सीमावर्ती क्षेत्रों पर समुद्री और सीमा पुलिस की अधिक टीमें तैनात की गई हैं। किसी भी संदिग्ध वाहन, नाव या व्यक्ति को देखे जाने की स्थिति में हमें सूचित करने के लिए सीमावर्ती निवासियों और मछुआरों को सतर्क कर दिया गया है। राहुल गांधी ने आरबीआई गवर्नर को लिखी चिट्ठी, किसानों के लिए राहत का अनुरोध। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास को पत्र लिखकर केरल के किसानों को कर्ज चुकाने में राहत देने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, लगभग 1 साल पहले केरल सदी के सबसे भयावह बाढ़ का गवाह बना। मैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अनुरोध करता हूं कि किसानों द्वारा कर्ज चुकाने की तारीख को दिसंबर 2019 तक बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएं। अलकनंदा महिला छात्रावास में हुआ ध्वजारोहण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अलकनंदा महिला छात्रावास में 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रो उदय सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि सामूहिक दलित के रूप में अभी भी महिलाओं को जाना जाता है। आज भी वह 2 पाटों के बीच में पिस रही हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें घर का काम करने के साथ पढ़ाई भी करनी होती है। बहुत कम लोग हैं जिनको पढ़ने और इस हॉस्टल में रहने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि आपको यह सुअवसर मिला है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। पढ़ लिख कर आप कुछ ऐसा करें कि भी महिला दलित की तरह अपना जीवन न बिताए। वहीं छात्रावास की अभिरक्षिका प्रोफेसर शोभा गौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कई सालों तक अंग्रेजों द्वारा भारत पर राज किए जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान देश पर कई तरह से अंग्रेजों ने अत्याचार किए। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति दिलाने में महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य महापुरुषों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश ने कई तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं। देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में चंद्रयान-2 का सफल परीक्षण करके देश का मान पूरी दुनिया के सामने बढ़ाया है। प्रो शोभा गौड़ ने कहा कि आप सभी छात्राएं भी कुछ ऐसा करें जिससे आपके परिवार, विश्वविद्यालय और देश का नाम रोशन हो। इस मौके पर अलकनंदा महिला छात्रावास की अधीक्षिका डॉक्टर ज्योति वाला, डॉक्टर नीतू सिंह सहित अन्य छात्राएं व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार से 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भूटान की उनकी 2 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली मित्रता को और बढ़ावा देगी और एक समृद्ध भविष्य के लिए इसे मजबूत करेगी। मोदी 17 और 18 अगस्त को भूटान की यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर यह जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने कहा, 17 और 18 अगस्त को मैं एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए भूटान में रहूंगा, जो हमारे विश्वस्त मित्र और पड़ोसी के साथ मजबूत संबंधों से जुड़े उच्च महत्व को दर्शाता है। मैं इस यात्रा के दौरान कई तरह के कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं। मोदी ने अपने प्रस्थान संबंधी बयान में कहा, भारत और भूटान के बीच बेहतरीन द्विपक्षीय संबंध हैं और हमारी विस्तृत विकास साझेदारी, दोनों देशों के लिए लाभकारी पनबिजली सहयोग और मजबूत व्यापार एवं आर्थिक संबंध इसका उदाहरण है। हमारी साझी आध्यात्मिक विरासत और लोगों के बीच मजबूत आपसी संबंध इसे और सुदृढ़ बनाते हैं। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि मेरी यात्रा भूटान के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी और हमारी मूल्यवान मित्रता को प्रोत्साहित करेगी और दोनों देशों के लोगों की प्रगति एवं समृद्ध भविष्य को और मजबूत करेगी। दूरदर्शन की प्रसिद्ध एंकर नीलम शर्मा का निधन। दूरदर्शन की वरिष्ठ एंकर नीलम शर्मा का आज निधन हो गया। दूरदर्शन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक वह कैंसर से पीड़ित थी। उन्होंने साल 1995 में दूरदर्शन के साथ करियर की शुरुआत की थी। लंबे समय तक दूरदर्शन का चेहरा रहीं। नीलम शर्मा को इसी साल मार्च में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था।
नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूरदर्शन के साथ अपने 20 साल के करियर में नीलम शर्मा ने तेजस्विनी और बड़ी चर्चा समेत कई लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन किया। डीडी न्यूज़ की फाउंडिंग एंकर नीलम शर्मा कैंसर से पीड़ित थीं और नोएडा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य बेहद खराब होने चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को नोएडा स्थित उनके आवास पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ देर में न गंबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। सीमा पर नापाक हरकत जारी, भारतीय सेना तैयार। जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात और यूएन समेत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान सीमा पर अपनी नापाक करतूत जारी रखेगा। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान के पास कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। युद्ध के विकल्प को फिलहाल त्याग चुका पाकिस्तान घाटी में नए सिरे से उपद्रव की कोशिश में है। इसके लिए पाकिस्तान नियंत्रण रेखा एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन कर ठंड शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने की फिराक में है। इसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से बड़ी संख्या में अपने सैनिक को भारत पाक सीमा पर जमा कर रहा है। पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना ने कई स्तर पर तैयारी की है। सेना सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ एलओसी पर ही नहीं बल्कि कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी से भी हरकत करने की कोशिश में है। सेना की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक सेना और आईएसआई अलग से इस योजना पर काम कर रही है। फलस्वरूप रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर आईबी पर खास इंतजाम कर रहे हैं। गौरतलब है कि आईबी पर सेना नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ तैनात रहती है। नए इंतजाम के तहत सेना को भी बीएसएफ की मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। सोमवार को नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के बाद एक सीट खाली हो गई थी। निर्विरोध चुने जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बधाई दी। पिछले मंगलवार को मनमोहन सिंह ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के लिए मनमोहन सिंह के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद थे। भाजपा या किसी और दल ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। अब मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 तक राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। इससे पहले वे 3 दशक तक असम से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 14 जून को ही समाप्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को भेजा नोटिस। उच्चतम न्यायालय फेसबुक इंक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय स्थानांतरित करने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस भेजकर 13 सितंबर तक जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि जिन पक्षों को नोटिस जारी नहीं किए गए हैं उन्हें ईमेल से नोटिस भेजे जाएं। पीठ ने कहा कि उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के जो मामले मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित हैं उन पर सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय से सोमवार को कहा था कि फर्जी खबरों के प्रसार, मानहानि, अश्लील, राष्ट्र विरोधी एवं आतंकवाद से संबंधित सामग्री के प्रवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को उसके उपयोगकर्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता है। गोरखपुर कचहरी क्लब में जन्माष्टमी की तैयारी। कचहरी क्लब में चलती फिरती प्रतिमाएं सबके खासकर बच्चों का खूब मनोरंजन करेगी। बैकग्राउंड में संगीत और डायलॉग से इसे सजीव बनाने का प्रयास किया गया है। रथ पर सवार श्रीकृष्ण का रक्तकेतु और लंबकर्ण नामक 2 राक्षसों को सुदर्शन चक्र से मारना, बाल्यावस्था में श्रीकृष्ण का पूतना का वध, गीत गाते हुए मीराबा सुदामा प्रसंग, वासुदेव द्वारा नवजात कृष्ण को वृंदावन ले जाना, मामा कंस से युद्ध, गोपियों संग रास, कालिया नाग के ऊपर नृत्य आदि प्रसंगों का स्वचालित झांकियां सजीव चित्रण करेगी। बैकग्राउंड संगीत व संवाद के साथ महाभारत काल के कई प्रसंग आने वाले श्रद्धालुओं को रोमांचित कर देंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष का अष्टमी के दिन जन्माष्टमी पर्व सोमवार को पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा।
पर्व की तैयारियों के लिए रविवार को देर शाम तक कचहरी क्लब, जलकल, पुलिस लाइन, रेलवे स्टेशन रोड के आरपीएफ बैरक, आरपीएसएफ बैरक रजही, गीता वाटिका, गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर, दुर्गाबाड़ी एवं वर्कशॉप बैरक में जोर शोर से तैयारियां चलत रहीं। श्रीकृष्ण मंदिरों में रंग रोगन, परिसर की सफाई व सजावट का कार्य भी चलता रहा। चिदंबरम की गिरफ्तारी पर केंद्र कोर्ट के फैसले में पार्टी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार का बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि न्यायालय कानून के आधार पर अपना फैसला लेगी। अदालत के फैसले में पार्टी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह अदालत है, सरकार नहीं है, जो यह तय करती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कहां रखा जाए। कांग्रेस के नेताओं द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि सरकार बदले की भावना से पूर्व गृह मंत्री पर आरोप लगा रही है। इससे पहले पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को निशाना बना या जा रहा है। अब वह दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कार्ति ने मीडिया से कहा, यह अनुच्छेद 370 से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं पीटर मुखर्जी से कभी नहीं मिला। मैं अपनी जिंदगी में इंद्राणी मुखर्जी से कभी नहीं मिला। मैंने इंद्राणी केवल तब देखा था जब सीबीआई मुझे उसके सामने लेकर गई। री उनकी कंपनी से जुड़े लोगों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कोई बातचीत नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पर्यावरण के अनुकूल फैशन के लिए शुरू की परियोजना। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देने योग्य फैशन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की। ईरान ने मुंबई में बृहस्पतिवार की रात प्रोजेक्ट शो सस्टेनेबल रिजोल्यूशन की शुरुआत की। इसमें 16 शीर्ष खुदरा फैशन ब्रांड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना महात्मा गांधी के विचार को दर्शाता है और जिम्मेदार और कुशल व्यवसाय की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी भारत के 16 सबसे बड़े ब्रांड धरती संरक्षण के लिए एक साथ नहीं आए हैं। इन 16 ब्रांडों का सम्मिलित मूल्यांकन करीब 30,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने आगे कहा कि हम जो कुछ भी उपभोग करते हैं, हमें जिम्मेदारी से उपभोग करना पड़ता है। आज उठाया गया कदम न केवल जिम्मेदार व्यवसाय के लिए, बल्कि कुशल व्यवसाय के लिए भी है। ईरानी ने लखनऊ फैशन फेस्टिव 2019 में प्रोजेक्ट शो को लॉन्च करने के दौरान यह बात कही। भारतीय परिधान उद्योग द्वारा शो परियोजना का उद्देश्य फैशन उद्योग के लिए एक स्थायी मार्ग है। यह परियोजना मंत्री द्वारा वस्त्र निर्माता संघ CMAI, भारत में संयुक्त राष्ट्र और लखनऊ फैशन वीक के आयोजकों IMG रिलायंस के साथ शुरू की गई। करोड़ों की जालसाजी करने वाला शातिर जालसाज गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्रज अभियान के तहत डॉक्टर कौस्तुभ पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी कोतवाली B.P. सिंह, क्षेत्राधिकारी क्राइम प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना तिवारीपुर की टीम गठित की गई। इस क्रम में थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर के पास से 2 शातिर जालसाज को गिरफ्तार की गई। वादी मुकदमा अब्दुल शकील पुत्र अब्दुल कादिर निवासी अलीनगर उत्तरी यादव टोला थाना कोतवाली द्वारा उच्चाधिकारियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर अचीवर्स मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाकर कुछ लोगों द्वारा डेली कनेक्शन के नाम पर 10 लाख तथा अन्य व्यापारियों से कुल मिलाकर लगभग करोड़ों रुपए की जालसाजी करने वाला वह कंपनी भाग गई है। इस सूचना पर शादाब अख्तर व उसके अन्य 5 साथियों के विरुद्ध मुकदमा स्थानीय थाने में पंजीकृत किया गया। विवेचना के आधार पर डायरेक्टर शमीम अहमद पुत्र स्वर्गीय रियाजुद्दीन निवासी दाऊदचक थाना तिवारीपुर गोरखपुर व सनी कुमार पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार निवासी नरसिंहपुर थाना तिवारीपुर के नाम प्रकाश में आए, जो कहीं भागने की फिराक में थे कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर को कौस्तुभ, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट रोहन, प्रमोद बोत्रे क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, प्रवीण कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी कोतवाली B.P. सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पूरे शहर में रही जन्माष्टमी की धूम। पूरे शहर में रही जन्माष्टमी की धूम, जगह जगह बनाए गए पंडाल। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता एवं नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ देर रात तक स्वयं पूरे शहर की करते रहे निगरानी। जहां एक तरफ चारों तरफ से जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर दिग्विजय नाथ स्मृति हाल में बच्चों ने सीएम योगी से लिया आशीर्वाद। सीएम योगी के साथ लिया सेल्फी। सीएम योगी कृष्ण के रूप में नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया। गोरखनाथ मंदिर स्मृति हाल में कन्हैया लाल कृष्ण भगवान पधारे। सीएम
योगी कन्हैया लाल की आरती उतारते हुए कैंट थाना अंतर्गत मोहद्दीपुर पुलिस चौकी पर रात में 1 बजे चल रही थी गहन जांच, जहां पर एक वाहन चालकों को रोककर मोहद्दीपुर पुलिस चौकी प्रभारी सर्वेश राय खुद चेकिंग अभियान में लगे हुए थे और संदिग्ध युवकों की जामा तलाशी भी कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ आरक्षी जय प्रकाश यादव, आरक्षी मनीष कुमार, आरक्षी संतोष कुमार मौजूद थे। राहुल गांधी ने केरल सीएम को लिखा, सिंगल विंडो व्यवस्था से जारी किए जाएं खोए दस्तावेज। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने 23 अगस्त को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को एक पत्र लिखा, जिसमें वे बाढ़ में खोए क्षतिग्रस्त दस्तावेजों को फिर से जारी करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम प्रयोग करने की मांग की। पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरे संसदीय क्षेत्र वायनाड में बाढ़ के कारण लोगों को भारी क्षति हुई है और इसके कारण कई परिवारों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल या कॉलेज प्रमाण पत्र, जमीन के मालिकाना हक वाले दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज गुम हो गए। उन्होंने आगे लिखा कि इन सभी दस्तावेजों को फिर से जारी करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम का प्रयोग हो, जिससे कि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि गुम या नष्ट दस्तावेजों को फिर से जारी करने के लिए बाढ़ पीड़ितों को कई कार्यालयों में जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। गांधी ने सुझाव दिया कि बाढ़ पीड़ितों को कई कार्यालयों में भेजे जाने के बजाय जिला कलेक्टर के कार्यालय में एक नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो प्रभावित परिवारों के गुम दस्तावेज के लिए आवेदन एक जगह प्राप्त कर सकें। गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दर्शन को पहुंचे 34,000 दर्शनार्थी। गुजरात के नर्मदा जिला में स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने रविवार को कुल 34,000 लोग पहुंचे। यह अब तक एक दिन में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की सबसे अधिकतम संख्या है। शनिवार को जन्माष्टमी के अवसर पर 31,700 लोगों के पहुंचने से दीपावली के दिन पहुंचने वाले 28,400 दर्शनार्थियों का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं रविवार को 34,000 लोगों के पहुंचने से पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। इन 2 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ दर्शनार्थियों के पहुंचने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रबंधन को कुल 1 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि आगे भी राजस्व में इसी तरह से इजाफा होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अक्टूबर 2018 में इसका अनावरण किया गया था। 1 नवंबर 2018 से यह आम लोगों के दर्शन के लिए खोली गई। यह प्रतिमा सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। ईडी मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से 1 और दिन की राहत। आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े ईडी के मामले में आरोपी पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से 1 और दिन की राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए बुधवार को भी सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका ठुकराए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनसे की गई पूछताछ का लिखित विवरण पेश करने का निर्देश दिया जाए। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें पिछले साल 19 दिसंबर, 1 जनवरी और 21 जनवरी 2019 को उनके मुवक्किल से की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा पेश करने का ईडी को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। सिब्बल ने कहा कि इस लिखित ब्यौरे से पता चल जाएगा कि क्या चिदंबरम पूछताछ के दौरान जवाब देने से बच रहे थे, जैसा कि ईडी का आरोप है। उन्होंने पीठ से कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए ईडी अपनी मर्जी से और पीठ पीछे कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकता है। हरियाणा के 2 नेताओं पर शिकंजा कसने से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। कांग्रेस नेतृत्व के लिए हरियाणा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई पर शिकंजा कसने से पार्टी की चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर दोनों नेताओं पर कार्रवाई और संगठन में फेरबदल को लेकर चर्चा की। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल को पंचकुला में भूमि आवंटन करने के मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें हुड्डा और मोतीलाल वोरा का नाम भी शामिल है। वहीं आयकर विभाग ने कुलदीप बिश्नोई पर बेनामी संपत्ति रोधी कानून के तहत कार्रवाई की है। पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर इन दोनों नेताओं पर हमले और तेज होंगे।
लिहाजा पार्टी को उसी के मुताबिक रणनीति बनानी होगी ताकि इसका चुनाव में ज्यादा नुकसान न हो। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में चुनाव होने हैं, इसलिए यह तो होना ही था। भाजपा चुनाव, राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण, धर्म और आरोप लगाकर लड़ना चाहती है ताकि जनता अन्य अहम सवालों के जवाब न मांगे। पाक ने बैलिस्टिक मिसाइल गगनवी का किया परीक्षण। पाकिस्तान दुनिया का ध्यान खींचने के लिए गुरुवार को बैलिस्टिक मिसाइल गगनवी का परीक्षण किया है। मिसाइल परीक्षण पर इमरान खान ने पाक वैज्ञानिकों और सेना को बधाई दी। बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को लेकर पाक ने पहले ही नोटम जारी किया था। यह मिसाइल परीक्षण कराची के पास सोनम उड़ान परीक्षण रेंज में किया गया। पाक ने इसको लेकर अपनी नौसेना को भी अलर्ट जारी किया था। ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र बंद करने का कदम संभावित मिसाइल परीक्षण को देखते हुए उठाया था। बुधवार को पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच अक्टूबर या नवंबर में जंग हो सकती है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए यह कदम उठाने जा रहा है। इस हरकत से पाकिस्तान दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल बना कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर पर केंद्रित करना चाहता है। शशि थरूर ने फिर की पीएम की तारीफ। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पिछले दिनों एक ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री तारीफ की थी, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस ने नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। अब गुरुवार को एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ाया है। थरूर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 2014 के 31% के मुकाबले भाजपा का मत प्रतिशत 2019 में 37% तक पहुंचा दिया है। पार्टी के तौर पर कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि क्यों उसे महज 19% वोट ही मिले। मोदी ने तारीफ करने लायक बहुत कम काम किया है, लेकिन इसके बावजूद वह देश भर में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफल रहे हैं। इससे पहले थरूर ने कहा था कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं 6 साल से यह दलील देते आ रहा हूं कि मोदी जब भी कुछ अच्छा कहते हैं या सही चीज करते हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद जब हम उनकी गलतियों की आलोचना करेंगे तो हमारी बात की विश्वसनीयता बढ़ेगी। मैं विपक्ष के उन लोगों का स्वागत करता हूं जो मेरे विचार से मिलती जुलती बात कर रहे हैं। गूगल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया के लिए किया समझौता। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चालू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता किया है। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में बताया कि यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग छात्रों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराएगा जहां वह सामाजिक समस्याओं से निपटने वाले प्रौद्योगिकी आधारित बाजार के लिए तैयार समाधान को विकसित कर सकेंगे। बयान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के हवाले से कहा गया है, यह पहल न केवल देश भर के कॉलेज छात्रों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि देश की कुछ बड़ी सामाजिक चुनौतियों के लिए कुछ अच्छे प्रौद्योगिकी समाधान भी पेश करेगी। कंपनी ने कहा कि इसके तहत देश भर से इंजीनियरिंग छात्रों को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी एवं अवसंरचना, महिला सुरक्षा, स्मार्ट परिवहन, पर्यावरण, दिव्यांगता एवं पहुंच और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों पर उनके विचार और समाधान पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बयान के मुताबिक इसके तहत प्रतिभागी मशीन लर्निंग, क्लाउड और एंड्रॉयड जैसी नई प्रौद्योगिकियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने के अवसरों को लाभ उठा सकेंगे। गूगल सबसे ज्यादा संभावना वाले उत्पाद एवं प्रोटोटाइप को उत्पाद डिजाइन, रणनीति और प्रौद्योगिकी में सिखाने वाले सत्र भी उपलब्ध कराएगा।